Hello everyone, welcome to my channel Commerce Aspirants. आज की क्लास में हम हमारा फर्स्ट यूनिट जो हमारे सिलेबस का भी फर्स्ट यूनिट है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें से हम फर्स्ट सब टॉपिक जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो स्टार्ट करेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट के सारे टॉपिक्स कवर हो जाने के बाद हम इंटरनेशनल बिजनेस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। कंटेंट्स देखने से पहले जो भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं या जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप ये वीडियो देखने से पहले जो मेरी प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने सिलेबस और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिटेल में डिस्कस की है वो आप देख ले, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है कि आपको एक्चुअली इस कोर्स में आपकी प्रिपरेशन कैसी करनी होगी, नोट्स कैसे बनाने हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द कोर्स आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ जाकर वो वीडियो देखिए। तो कंटेंट्स बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो हमारे सिलेबस का भी पार्ट है, वो सारे मैंने नोट डाउन किए हैं। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा कंसेप्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सेकेंड, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जिसमें दो टाइप के इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ है जो है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़। आफ्टर दैट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जिसमें गवर्नमेंट का रोल बिजनेस में क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। फिर लीगल एनवायरनमेंट, इसमें दो इम्पोर्टेंट एक्ट्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और सेकंड है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसे हम कोपरा और फेमा भी कहते हैं। नेक्स्ट विल बी सोशियो कल्चरल फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस। और लास्ट में जो टॉपिक होगा वो होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज CSR। तो अब हम देखेंगे कंसेप्ट बिजनेस एनवायरनमेंट एक्चुअली क्या होता है, कंसेप्ट क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स क्या। बिजनेस एनवायरनमेंट ये वर्ड सुन के हमारे दिमाग में पहला थॉट क्या आता है। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स कि जो भी बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी हम कंपनी ओपन कर रहे हैं या फर्म ओपन कर रहे हैं या कोई स्टार्टअप है, तो उसमें जो भी डिसीजंस होंगे, चाहे वो हम विद इन द फर्म ले रहे हो या आउटसाइड द फर्म, जो अदर फैक्टर्स होते हैं जैसे कि हमारी गवर्नमेंट हो गई, टेक्नोलॉजी है, सोशल ट्रेंड्स है, ओनर्स है, कस्टमर्स है, ये सभी जो डिसीजंस लेंगे उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पर कैसा होगा, और जो हम डिसीजंस लेंगे विद इन द कंपनी उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पर कैसा होगा, इसे ही हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। जो डिसीजंस हम विद इन द कंपनी लेते हैं उसे हम इंटरनल फैक्टर्स कहेंगे, और जो डिसीजंस हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे एक्सटर्नली वो हम सॉरी उसे हम एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं। इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये इन डिटेल नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अभी के लिए आप इतना ध्यान में रखिए कि एक एनवायरनमेंट है, एक बिजनेस है, उसके एनवायरनमेंट को फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, वो इंटरनल हो सकते हैं और एक्सटर्नल हो सकते हैं, इसी को हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। डेफिनेशन भी दिया है, आप पढ़ सकते हो। वैसे डेफिनेशंस इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ, बट ये जो पर्सन का नेम है ये आप आपके बुक में नोट डाउन कर सकते हो। जब भी आप बिजनेस एनवायरनमेंट के नोट्स बनाओगे तो टॉप ऑफ द पेज पे विलियम ग्लक ये नेम जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। ये मे बी आपको शायद मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। सो विलियम ग्लक, ये बिजनेस एनवायरनमेंट में आपने पढ़ा है, बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो है टाइप्स ऑफ सिस्टम्स।
दो टाइप्स ऑफ सिस्टम्स होते हैं बिजनेस में, एक होता है ओपन और एक है क्लोज्ड। तो हमारा जो ओपन सिस्टम है, जैसे नेम सजेस्ट करता है ओपन, ओपन मीन्स यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, यहाँ पर कोई रूल्स नहीं फॉलो किए जाएंगे, ना ही यहाँ पर कोई लिमिट होगी। ओपन एज इन जो भी इंफॉर्मेशन हमें सेंड करना है हम फ्रीली उसे सेंड कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमें रिसीव करना है हमें उसका फ्रीली एक्सेस मिलेगा, तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। क्लोज में रेस्ट्रिक्शंस होंगे कई सारे, और जो क्लोज सिस्टम होगा वो काफ़ी रिजिड होगा। रिजिड यानी कि फिक्स्ड होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें सेंड करनी है हमें रिसीव करनी है उस पर रेस्ट्रिक्शंस हो गए, हम इजीली सेंड रिसीव नहीं कर सकते। कंपनी में जो भी रूल्स रेगुलेशंस हम फॉलो कर रहे हैं, जो भी प्रोसेसिंग हम फॉलो कर रहे हैं, वो सर्टेन पीरियड के लिए फिक्स्ड हो गए, वो इजीली चेंज नहीं हो सकते। और ओपन में फ्लेक्सिबल होगा, वो इजीली हम चेंज कर सकते हैं हमारी प्रोसेस को, जो भी इंफॉर्मेशन है फ्लेक्सिबल होगी। तो आपको बस यही पॉइंट्स याद रखने, ये आपको असर्शन रीजन स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जा सकता है। इसीलिए ओपन सिस्टम क्या होता है और क्लोज सिस्टम क्या होता है। ओपन में आप रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, रूल्स नहीं होंगे, लिमिट्स नहीं होंगे और फ्लेक्सिबल होगा। क्लोज में रेस्ट्रिक्शंस होंगे और काफ़ी रिजिड होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है डायनामिक। डायनामिक मीन्स जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, वो कभी भी सेम नहीं रहेगा या वो कभी भी फिक्स्ड नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जो है कंप्यूटर का फॉर एग्जाम्पल, और जब ट्रेंड चेंज हो रहा है तब लैपटॉप्स की डिमांड ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, तो आपको आपका कंप्यूटर का जो बिज़नेस है वो स्लाइटली मूव करके लैपटॉप्स में एंटर करना होगा। तो आप क्या करोगे, आपका कंप्यूटर का जो प्रोडक्शन है उसे कम करते करते लैपटॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते जाओगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो डायनामिक होता है, हर बार चेंज होता रहता है, कभी भी सेम नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मीन्स जब भी हम कोई बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, ओवरऑल जब हम सोचते हैं उसके बारे में तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है सेटअप करना। जैसे मैंने पहले के पॉइंट में कहा, आपका एक कंप्यूटर का बिजनेस है तो आपको उसे सेट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। आपको सोचना होगा कि आपको वो ऑनलाइन स्टार्ट करना है क्या ऑफलाइन स्टार्ट करना है, आपको लोकेशन देखनी होगी, आपको एक्सपेंसेस देखने होंगे, लॉस क्या है आपके एरिया के, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये सब आपको आइडेंटिफाई करना होता है। प्लस आपके कॉम्पिटिशन्स कैसे, कॉम्पिटिटर्स कौन है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर की तरह वर्क करना है या आपको मैन्युफैक्चर की तरह स्टार्ट करना है बिजनेस। तो जो भी बिजनेस डिसीजंस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर हम पार्ट्स में उसे सोचेंगे तो वो इजी होता है, बट अगर हम ओवरऑल उसे सोचेंगे, इन टोटालिटी हम अगर उसे सोचेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन मीन्स कि फ्यूचर में क्या होगा हमारे बिजनेस में उसे प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर कोविड हम ऑफलाइन एजुकेशन फॉलो करते थे, बट जब से कोविड लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है हमने स्लोली ऑफलाइन से ऑनलाइन पर हमारा एजुकेशन मूव किया है। बट
अगर आपको 2018 या 2019 में कोई कहेगा कि अभी आपको नेक्स्ट ईयर से ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट होगा, आपको ऑनलाइन पढ़ना होगा, तो क्या आप उसे तब बिलीव करते? क्या आपने कभी सोचा था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप घर बैठकर ही पढ़ोगे, आपको स्कूल कॉलेज क्लासेस नहीं जाना होगा, या आप घर बैठे बैठे ही आपके ऑफिस का काम किया करोगे? नहीं, ये हम में से किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था कि ये ऐसा कुछ भी होगा। तो वैसे ही जो बिजनेसमैन होते हैं वो भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या अनसर्टेनिटी आएगी, क्या चेंजेस आएंगे। बट हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट स्टिल हमारे पास बैकअप प्लान्स होने चाहिए। फ्यूचर कितना भी अनसर्टेन हो, बिजनेस में भी सभी के पास बैकअप प्लान होता है। जैसे अभी लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो सबको वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया, सबको अपने अपने लैपटॉप्स, जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स है वो दिए गए। एजुकेशन के लिए जो जो ऑनलाइन की चीज़ें स्कूल कॉलेजेस अरेंज कर सकता है उन्होंने किया। स्टूडेंट्स को मोबाइल पे ग्रुप्स बना के क्लासरूम के थ्रू जूम के थ्रू पढ़ाना स्टार्ट किया। तो अनसर्टेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिजनेस एनवायरनमेंट का, बिकॉज हमें पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। बट एट द सेम टाइम जब कुछ होता है जो अनप्रेडिक्टेबल था हमारे लिए, हमें उसके लिए प्रिपेयर्ड भी होना रहता है। तो इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन। नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टी फैसेटेड। मल्टी फैसेटेड मीन्स, जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ये पढ़ाई के केस में कह लीजिए, या फिर आप वर्क जो लोग काम पे जाते हैं उनके केस में कहिए, सभी जगह एप्लीकेबल है। पहले हम ऑफिस से काम करते थे, पहले हम स्कूल कॉलेजेस क्लासेस में जाकर पढ़ाई करते थे। अब हम घर से पढ़ते हैं, घर से हमारे काम हो रहे हैं। जैसे कि जो यूजीसी नेट जेआरएफ एमएच सेट की भी आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हो, जिन्होंने एक दो बार पहले अटेम्प्ट दे चुका है, वो पहले जो बुक्स थे, जो रिसोर्सेज थे, जो क्लासेस जाते थे उस पर डिपेंडेंट थे। बट अभी काफ़ी सारे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल्स है, ऑनलाइन एजुकेशनल एप्स है जहाँ पर आप पढ़ाई कर सकते हो। सिमिलरली अब ऑफिस जाने की हमें ज़रूरत नहीं होती, हम घर बैठे ही हमारा ऑफिस का काम भी कर लेते हैं। तो मल्टी फैसेटेड मीन्स, सपोज ऑफलाइन ऑफिस है, ऑफलाइन आपका स्कूल है, कॉलेज है, क्लास है, तो 10 में से 6 लोग कहेंगे कि उन्हें ऑफलाइन प्रेफर करते हैं वो, बट 4 लोग कहेंगे कि वो ऑफलाइन प्रेफर नहीं करते। सिमिलरली 6 लोग कहेंगे कि वो ऑनलाइन प्रेफर करते हैं, 4 कहेंगे कि वो ऑनलाइन प्रेफर नहीं करते। तो ये जो एक ही पॉइंट है, कॉमन पॉइंट ऑफलाइन ऑनलाइन, उस पर अलग लोगों के अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, उनके अलग ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ऑपोजिट व्यूज होते हैं बेसिकली। तो मल्टी फैसेटेड मीन्स यही कि बिजनेस में भी जिस कंपनी को एक चीज थ्रेट लगती है, वैसे ही दूसरी कंपनी को वो चीज शायद बेनिफिशियल लगती हो या अपॉर्चुनिटी लगती हो। सिमिलरली जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया कि एक को ऑफलाइन पसंद है, एक को ऑफलाइन पसंद नहीं है। डिफरेंट पीपल के डिफरेंट व्यूज को ही हम मल्टी फैसेटेड कहेंगे। नेक्स्ट है फार रीचिंग इम्पैक्ट। फार रीचिंग इम्पैक्ट मीन्स कि हमारा जो ग्रोथ है ऑर्गेनाइजेशन का, फर्म का, प्लस जो प्रॉफिट हम अर्न करेंगे, वो डिपेंड करता है हमारे एनवायरनमेंट पे। ये हमारा एनवायरनमेंट कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, हम अपने प्रोडक्शन को कैसे लाइन अप कर रहे हैं, हमारे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या है, हमारा जो टारगेट ऑडियंस है हम उन तक पहुंच पा रहे हैं। ये इन टोटल बताएगा कि हमारा इम्पैक्ट कितना है हमारे टारगेट कस्टमर्स पे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फार रीचिंग इम्पैक्ट, हमारे बिजनेस का इम्पैक्ट कितने लोगों पर इफेक्ट हुआ है,
प्लस उसी के बेसिस पे हमारा प्रॉफिट और ग्रोथ डिसाइड होगा। नेक्स्ट इज रिलेटिव। रिलेटिव मीन्स एक कंट्री, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, अगर यहाँ पर आपने साड़ी का बिजनेस स्टार्ट किया तो आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगा। बट फॉर एग्जाम्पल आपने यही बिजनेस किसी और कंट्री में स्टार्ट किया तो क्या सेम लेवल का फ्लरिश होगा? सेम आपको प्रॉफिट अर्न करने मिलेगा? सेम आपके बिजनेस का ग्रोथ होगा? नहीं। तो रिलेटिव मीन्स कि आपका कंसेप्ट जो है वो आपके कंट्री के लिए, आपके रीजन, आपके एरिया के लिए कितना बेनिफिशियल है, जहाँ पर जिसकी चीज़ की डिमांड है। जैसे फॉर एग्जांपल साउथ साउथ साइड में एसी की डिमांड ज़्यादा होगी और नॉर्थ साइड में हीटर की डिमांड ज़्यादा होगी। तो आपको जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि आपका बिजनेस उस एरिया, उस लोकेशन, उस कंट्री, उस लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्या वो उनके लिए यूज़फुल है, क्या वो लोग उससे रिलेट कर पाएंगे। अगर वो लोग उससे रिलेट ना कर पाए, ना उन्होंने आपसे कुछ परचेज किया, ना आपको अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो आपका बिजनेस ऑब्वियसली नहीं चल पाएगा। तो रिलेटिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटिविटी इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए ग्रो करने के लिए। अनसर्टेनिटी ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट इज इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस मीन्स जो आप बिजनेस स्टार्ट करोगे उनके बीच में इंटर रिलेटेडनेस कैसा है। सपोज आपने एक आपका लाइन है बिजनेस का, हेल्थ केयर रेंज। तो हेल्थ केयर रेंज में आप जितने भी प्रोडक्ट्स सेल करोगे वो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होंगे। आप ऑयल अगर सेल करोगे तो आप कोलेस्ट्रॉल लेवल जिसका मतलब जिसमें कम हो, या फिर जो फैट ज़्यादा ना कंसिस्ट करता हो। स्वीट्स अगर आप सेल करोगे तो उसमें शुगर फ्री होगा। ऐसे आप और भी जो प्रोडक्ट्स सेल करोगे उनका सबका एक ही मोटो होगा कि वो हेल्थ बेनिफिट्स क्या है उसके, जो हेल्थ कॉन्शियस पीपल है जिन्हें सर्टन चीज़ें अपने हेल्थ के लिए ज़रूरी है, आप वैसे ही इंटर रिलेट कर कर प्रोडक्ट्स सेल करोगे। तो आपके जो प्रोडक्ट लाइन है, अगर आप सपोज गैजेट्स टेक्नोलॉजी का बिजनेस स्टार्ट करोगे तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होगी। फॉर एग्जांपल मोबाइल, देन होगा एयरपॉड्स, देन हो गए टैब्स, ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। तो आपके बिजनेस में इंटर रिलेटेडनेस कैसा है? अगर आपने सब फॉर एग्जांपल आपका लाइन है क्लॉथिंग का, फिर आपने गैजेट्स भी ऐड कर दिए तो इसमें कोई इंटर रिलेटेडनेस ही नहीं है, तो लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपके बिजनेस एनवायरनमेंट पे इसका इम्पैक्ट होगा क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स में इंटर रिलेटेडनेस है ही नहीं। उस बिजनेस में इंटर रिलेटेडनेस होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में बहुत बार इसे पूछा जाता है, विच इज़ एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब जो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है हमने समझ लिया है। जब मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रही थी तब मैंने आपको दो फैक्टर्स कहे थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। वही फैक्टर्स अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं, उन्हें हम कैसे याद रखेंगे, एक्सटर्नल क्या होते हैं हम उन्हें कैसे याद रखेंगे। क्योंकि कई बार एग्जाम्स में जाकर ऐसा होता है कि आप भूल जाते हो कि कॉम्पिटिटर्स एक्सटर्नल का पार्ट था या इंटरनल का, माइक्रो का पार्ट था या मैक्रो का। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंटरनल का पार्ट था या एक्सटर्नल का, क्या या वो माइक्रो में था या मैक्रो में। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे ताकि हम इसे मिक्सअप ना करें जब एग्जाम में हमें क्वेश्चन पूछा जाए, प्लस हम इसे समझ कर भी लेंगे। और ये जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, जैसे इंटरनल एनवायरनमेंट के ये सर्टेन पॉइंट्स है, एक्सटर्नल के ये पॉइंट्स है,
इन्हें आपको सिर्फ नोट डाउन करना है। जो भी मैं इनके बारे में आपको डिटेल बताऊंगी, इसका मीनिंग क्या होता है, ये सब आपको लिखना नहीं है। सिर्फ आपको जो पॉइंट्स है, वैल्यू सिस्टम, मिशन या ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर्स, इसे ही आपको नोट डाउन करना है। इन डिटेल इसका मीनिंग क्या है ये आपको बिल्कुल नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप हर एक पॉइंट का मीनिंग इन डेप्थ 3, 5, 6 लाइन्स लिखोगे तो आपका आधा से ज़्यादा टाइम नोट्स बनाने में ही जाएगा। हमें नोट्स, जैसे मैंने पहले भी कहा था, नोट्स टू द पॉइंट ही बनाने हैं, कि हमें सिर्फ वो वर्ड देखकर उसके पीछे का पूरा स्टोरी याद आ जाना चाहिए। तो आप अभी जब नोट्स बनाने बैठोगे, प्लीज़ इन डिटेल में कुछ मत लिखना, बस जैसे पॉइंट्स में दिया गया है वैसे ही लिखना। और इन केस अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है पॉइंट्स में ही कैसे लिखना है, तो टेलीग्राम चैनल, उसको आप अगर ज्वाइन कट तो जो टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स एस्पिरेंट्स का, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको वहाँ पे बता दूंगी कि आपको कैसे एग्जैक्टली पॉइंट्स में लिखना है, या आपने ऑलरेडी लिख चुका होगा तो आप मुझे पिक सेंड करना। अगर उसमें कुछ चेंजेस है तो मैं आपको वो भी बताऊंगी, बट प्लीज़ मैं फिर से कहूँगी कि पॉइंट्स में ही लिखना है, डिटेल नोट्स मत बनाइएगा, क्योंकि आप वो डिटेल नोट्स एग्जाम्स के 2 दिन पहले नहीं पढ़ पाओगे, ना ही आपके पास उतना टाइम होगा कि आप 10 यूनिट्स का डिटेल 2 दिन में कवर कर सको। सो पॉइंट्स में लिखो, ज़्यादा बेहतर होगा। और हमारा जो एग्ज़ाम है, नेट सेट का हो या एमएच सेट का हो, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, एमसीक्यू टाइप का पेपर है। इसमें हमें ऐसे पैराग्राफ कुछ लिखना ही नहीं है, तो आप डिटेल में लिखकर आपका टाइम सिंपली वेस्ट करोगे। हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें हमें क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया होता है, हमें जस्ट सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको इतने ज़्यादा डिटेल में नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बस पॉइंट्स जो है वो सही से याद रखने होते हैं और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी डिटेल में नोट्स नहीं बनाएगा। तो अभी हम देखेंगे हमारा फर्स्ट पॉइंट, जो कि है इंटरनल एनवायरनमेंट। अब इंटरनल एनवायरनमेंट को आप कैसे याद रखोगे? आपको ये इमेजिन करना है कि आपका एक बिजनेस है, उस बिजनेस में चेयर्स है। तो जब हम इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो चेयर्स हमेशा इनसाइड होंगे, डिसीजंस हमेशा जो कंपनी के अंदर जो लोग हैं वो लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू सिस्टम। अगर आप ओनर हो, आपने एक बिजनेस सेटअप किया है, तो उस कंपनी, उस फर्म की वैल्यूज क्या होगी ये कौन डिसाइड करेगा? कोई बाहर जो बैठा है वो, या आप डिसाइड करोगे? बट ऑब्वियस सब आप कहोगे, अग्री करोगे कि आप डिसाइड करोगे। तो चेयर, जैसे मैंने कहा है, सोचना है कि चेयर आप कहाँ होगे, आप अंदर होगे, डिसीजन जो ले रहा है वो कहाँ है, पर्सन वो अंदर है। तो ये क्या हो जाएगा? इंटरनल एनवायरनमेंट होगा। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, हमारी कंपनी का मिशन क्या है, हमें क्या अचीव करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें कितने ईयर्स में टर्नओवर अचीव करना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? हम या हमारे कस्टमर्स डिसाइड करते हैं कि हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, या कोई थर्ड पर्सन आके हमें बताएगा कि तुम्हारे कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? नहीं, हम डिसाइड करेंगे। हमने इन्वेस्ट किया है, हमें पता है हमें कितना टर्नओवर लाना है, कितना प्रॉफिट अर्न करना है। तो चेयर वापस दोबारा से, चेयर कहाँ होगी? कंपनी के अंदर होगी चेयर। हम कहाँ से सोच रहे हैं? अंदर से सोच रहे हैं। तो ये कौन से एनवायरनमेंट का पार्ट होगा, कौन से फैक्टर का पार्ट होगा? इंटरनल। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आपको 100 एम्प्लॉयज़ रखने हैं या आपको 10 एम्प्लॉयज़ रखने हैं? आपकी कंपनी में टॉल स्ट्रक्चर होगा या वाइड स्ट्रक्चर होगा? ये सब कौन डिसाइड करेगा? यस, आप डिसाइड करोगे। चेयर कहाँ पे है? आप कहाँ पे चेयर लेकर बैठे हो और सोच रहे हो? कंपनी के अंदर। आप कौन हो? ओनर हो। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहाँ आएगा? ऑब्वियसली इंटरनल में आएगा। सिमिलरली कॉर्पोरेट कल्चर, हम डिसाइड करते हैं। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो एम्प्लॉयज़ आप हायर कर रहे हो, जो एचआर मैनेजमेंट टीम आप फॉर्म कर रहे हो,
उनका एजुकेशन, उनमें क्या स्किल्स होने चाहिए, अगेन आप डिसाइड करते हो। चेयर अंदर है, आप अंदर हो, तो कौन से एनवायरनमेंट, कौन से फैक्टर का पार्ट होगा, ये इंटरनल फैक्टर का। नेक्स्ट इज लेबर यूनियंस। ये तो नाम से ही आप समझ जाओगे, लेबर, लेबर किसकी कंपनी में है, आपकी। लेबर कहाँ काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी में। चेयर कहाँ होगी, इंटरनल होगी, इनसाइड द कंपनी होगी। तो ये कौन से एनवायरनमेंट का पार्ट होगा, इंटरनल। सिमिलरली फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज मीन्स जो भी लेबर हुआ, जो भी एम्प्लॉयज़ हो गए, टेक्नोलॉजी में जो भी आपकी इक्विपमेंट्स हो गए, जो भी आपके एसेट्स हो गए, जो भी मशीनरीज होगी, हाई लेवल की होगी, लो लेवल की होगी, आपको कैसे ऑपरेट करना है, कंप्यूटर्स के थ्रू, लैपटॉप्स के थ्रू, या कोई और आपका सिस्टम है जिसके थ्रू आप ये आपकी कंपनी रन करोगे, ये सब कौन डिसाइड करेगा, आप। ये सब कहाँ होगा, इनसाइड द कंपनी होगा। चेयर कहाँ होगी, अगेन इनसाइड द कंपनी होगी। तो ये ऑब्वियसली किस एनवायरनमेंट का पार्ट होगा, इंटरनल एनवायरनमेंट। तो आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन अगर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मैच या असर्शन रीजन स्टेटमेंट फॉर्म, उसमें अगर आपको दिया है कि लेबर यूनियंस, अगर लेबर यूनियंस इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग, जल्दी से बताइए। यू आर राइट कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज लेबर यूनियन इज पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट और यहाँ पे नॉट दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही एग्जाम्स में आपको थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट आपको तब बस जो मेन वर्ड है लेबर यूनियन और इंटरनल, जो की वर्ड्स है उन पे ध्यान देना है। लेबर यूनियन से आपको याद रखना है, ओके लेबर यूनियन चेयर कहाँ होगी, अंदर होगी, कंपनी हमारी है, लेबर्स हमारे हैं, ऑब्वियसली ये इंटरनल एनवायरनमेंट होगा। फिर क्या वर्ड दिया है यहाँ पर, नॉट दिया है, तो नॉट मीन्स गलत हो गया, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इस तरह से आपको एग्जाम में सोचना है, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, बस आपको सिलेक्ट करना है। सिमिलरली अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखेंगे, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी आपको ऐसे ही याद रखना है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये आपकी कंपनी है, ये आपके चेयर्स है, और बाहर भी कुछ चेयर्स है। चेयर्स एज एन फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे। तो एक्सटर्नल में क्या होगा, बाहर से कुछ फैक्टर्स होंगे जो आपकी कंपनी को अफेक्ट करेंगे। इंटरनल में इंटरनली जो फैक्टर्स थे वो आपके कंपनी के डिसीजंस को अफेक्ट करते थे, और एक्सटर्नल में बाहर से जो फैक्टर्स होंगे वो आपकी कंपनी को इफेक्ट करेंगे। जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसे हम कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट भी कहते हैं, क्योंकि कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। ओनर आप हो, आप अंदर हो, तो जो भी आपके कंपनी के विद इन चीज़ें होगी, या जिन चीज़ों का आपके कंपनी के ग्रोथ डिसीजंस पर इम्पैक्ट होगा, वो आप कंट्रोल कर सकते हो। और जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो अनकंट्रोलेबल होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। ये बाहर से आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगी, ना कि सिर्फ ये आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगी। जितनी भी कंपनीज इंडस्ट्रीज में है, इन सारे कंपनीज को, इन सारे बिजनेस फर्म्स को, सभी स्टार्टअप्स को ये अफेक्ट करेगा। और इंटरनल में सिर्फ आपकी जो कंपनी है उस पे ही इफेक्ट होगा। आप जो डिसीजंस लोगे वो आप अपनी कंपनी के लिए लोगे, उसका इम्पैक्ट सिर्फ आप ही के कंपनी पे होगा। वेरएज एक्सटर्नल में जो भी डिसीजंस आपके कंपनी को इफेक्ट करेंगे वो सिर्फ आप ही की नहीं, बाकी सारी जो भी कंपनीज होगी उन्हें भी इफेक्ट करेंगे। इसी और इन एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये अनकंट्रोलेबल होते हैं। सिमिलरली स्वॉट एनालिसिस, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट स्वॉट एनालिसिस में से जो एस एंड डब्ल्यू है वो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ्स
and W stands for weakness. तो strengths एंड वीकनेस, आप अपनी कंपनी जो आप रन कर रहे हो उसके स्ट्रेंथ्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके वीकनेस आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और जो स्वॉट का ओ एंड टी है, दैट इज अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अनकंट्रोलेबल है, अनप्रिडिक्टेबल है। वैसे ही जो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स होते हैं, अपॉर्चुनिटी एज इन मार्केट में कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आप उसे कैसे यूज करोगे ताकि आपकी कंपनी ग्रो हो। सिमिलरली थ्रेट, आपके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे आप उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकोगे कि आपके कौन से कॉम्पिटिटर्स है जो आपके लिए थ्रेट है। आपको अपनी बिजनेस में कैसे चेंजेस लाने होंगे ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर्स से थोड़े ऊपर उठ सको। तो जो स्वॉट एनालिसिस में एस एंड डब्ल्यू स्टैंड होता है वो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, क्योंकि हम हमारे बिजनेस के स्ट्रेंथ्स और वीकनेस इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं विद इन। और जो अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट होते हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, दैट इज़ हम हमारे बिजनेस से बाहर जो चीज़ें हो रही है, हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है या हमारे थ्रेट्स कौन है, उन्हें आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होते हैं। तो आई होप आज हमने जितना भी पढ़ा हो आपको समझ में आ गया होगा। आज ज़्यादा लंबा वीडियो मैंने नहीं बनाया है क्योंकि ये हमारा फर्स्ट क्लास है हमारे कोर्स का। तो आज हम इंटरनल एनवायरनमेंट तक कंप्लीट करेंगे, कल हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से स्टार्ट करेंगे और जो आगे के टॉपिक्स है वो भी हम कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, जो जो मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया है वो आप समझ पा रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके जो फ्रेंड्स हैं जो ये प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ एमएच सेट के लिए, आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे जाकर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जैसे यूनिट कंप्लीट होगा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगी मैं, प्लस जो अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स होंगे वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर किया करूँगी। तो जिन्होंने भी चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जाकर ज्वाइन कीजिए।